तो कल रात मैं बैठे बैठे अपने इंटरनेट को स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या होता अगर इताची और सास्के अपने प्लेस को स्विच कर लेते, यानी इताची सास्के होता और सास्के इताची, और सच में ऐसा होता तो बोरुतो में क्या सारता पैदा हो जाती। मेरा मतलब एक कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस टाइमलाइन की शुरुआत में हम मिकोटो एंड फुगाकू उचिया को देखते हैं, जिन्होंने फिलहाल अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे का नाम वो सास्के उचिया रखने का फैसला करते हैं। रियल टाइमलाइन में पहला जन्म इताची का हुआ था, बट इस वाले टाइमलाइन में पहला सास्के उचिया पैदा हो जाता है, जिसके बाद हमें 5 ईयर का टाइम स्किप दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर एंड होने को आ रही है और हालातों में भी काफी अच्छे सुधार आने लग गए हैं। इसके बाद फुगाकू एंड मीटो दूसरा बच्चा प्लान करने का सोचते हैं। उसके बाद इताची उचिया पैदा हो जाता है। जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने वाला होता है, तब फुगाकू उचिया सास्के को बैटलफील्ड में लेके चला जाता है, जहाँ पे सास्के उचिया काफी डेथ शिनोबी एंड जख्मी शिनोबी को देखता है। ये सब देख के सास्के सदमे में चला जाता है, आखिर क्यों ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। ये सीन सास्के के दिल और दिमाग में बैठ जाता है। सास्के फुगाकू को उसे यहाँ लाने का रीजन पूछता है, जहाँ पे फुगाकू उचिया बताता है कि ये एक बैटलफील्ड है जहाँ पर शिनोबी अपने विलेज के लिए लड़ते हैं। अपने विलेज के आगे एक शिनोबी भी शिनोबी नहीं होता, विलेज पहले आता है, शिनोबी उसके बाद आता है। ये सब बैटल में देख के तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वाले बैटलफील्ड को तुम एक बार और देखो और अपने गहरे जहन में बैठा लो। सास्के वो सब वार में पड़े हुए लाशों और जख्मी शिनोबी को देखने के बाद सास्के अपने ख्यालों में डूबने लग गया। ना किसी से ज्यादा बात करना और ना ही ठीक से खाना खाना। अपने बेटे का ऐसा हाल देखने के बाद भी मिकोटो एंड फुगाकू डिसाइड करते हैं कि सास्के को इस सब से खुद ही निपटना होगा। कुछ समय बाद सास्के धीरे धीरे इस सभी चीजों से बाहर आने लगा। वो मंजर देखने के बाद वो खुद डिसाइड कर सकता था कि वो कैसा शिनोबी बनना चाहता है, और उसके बाद सास्के ने एकेडमी ज्वाइन कर ली। अपने फादर को प्राउड फील कराने के लिए उसने कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की। एकेडमी में उसकी मुलाकात इजुमी उचिया से होती है। पता नहीं क्यों, मगर सास्के उसकी ओर खींचा चला जाता है, शायद इसलिए कि इजुमी भी उसकी माँ की तरह सॉफ्ट हार्टेड एंड एक पावरफुल शिनोबी थी, एंड वो दोनों एकेडमी में एक ही टीम में थे। समय बीतता जाता है और अब वो दिन आता है जिसने सब चीज बदल के रख दिया था। वो अक्टूबर की रात जिस दिन नाइन टेल ने लीफ विलेज पे अटैक किया था। सास्के अपने छोटे भाई इताची को अपने गोद में लेके इजामी के साथ सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। उस वक्त फुगाकू एंड बाकी उचिया नाइन टेल से अपने विलेज को बचाने के लिए गए होते हैं, लेकिन हायर अथॉरिटी को उचिया पे ट्रस्ट नहीं था, सो उन्होंने नाइन टेल से फाइट करने की अनुमति उचिया को नहीं दी और उन्हें विलेज संभालने की ड्यूटी दे दी। उचिया ने कुछ भी गलत नहीं किया था, बट फिर भी उन्हें मिसट्रीट किया गया। हायर एल्डर्स की बेवकूफी भरे डिसीजन की वजह से फोर्ट होकागे एंड कुशिना मारे गए एंड उचिया के दिलों में भी आग लग गई। साथ ही साथ सारे विलेज वाले उचिया को इस चीज का दोषी मानने लगे, भले इन सब चीजों में उचिया की कोई भी गलती नहीं थी। ये सब होने के बाद उचिया को विलेज के बाहर का इलाका दिया गया, जो कि काफी दूर होता है विलेज एंड बाकी क्लैन से। अपने साथ ये सब होता देख कर सारे उचिया भड़क जाते हैं एंड फुगाकू उचिया के पास चले जाते हैं। फुगाकू भी विलेज के डॉटी पॉलिटिक्स को देख के आग बबूला हो चुका था। उचिया कुछ न कुछ करने वाले हैं, ये सब सोच के हिरुजेन ने अपने एक वफादार शिनोबी शिसुई उचिया को उचिया क्लैन में नजर रखने के लिए कहा। उचिया को पता था कि शिसुई विलेज के और बहुत ही वफादार है, इसलिए वो लोग शिसुई को मैक्सिमम मामलों में शामिल नहीं करते थे, बट सास्के शिसुई की तरफ अट्रैक्ट था। शिसुई ने सास्के के दुनिया देखने के नजरिए को ही बदल दिया। शिसुई सास्के के बहुत ही करीब आ गया। उसने सास्के से दोस्ती की और सास्के को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की और धीरे धीरे सास्के के मन में अपने फादर एंड क्लैन के खिलाफ शक पैदा करने की कोशिश करने लगा। सास्के मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी शिसुई ने कुतोवा अमात्सुकामी का यूज करके सास्के के सोचने के नजरिए को बदल दिया एंड सास्के को लगने लगा कि उसका क्लैन गलती कर रहा है। शिसुई के कुतोवा अमात्सुकामी की वजह से सास्के विलेज के साइड हो जाता है। सास्के ने शिसुई की मदद से क्लैन की जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दिया एंड शिसुई के साथ जोरों शोरों से ट्रेनिंग करने लगा। सास्के की कड़ी मेहनत से वो चुनिन बन गया और बाद में आनबू में भी शामिल हो गया। कुछ समय बाद शिसुई ने सास्के को ऐसा दिखाया कि उसकी मांगेक्यू शारिंगन अभी अभी एक्टिवेट हुई है, ताकि सास्के को कोई भी शक ना हो कि उसके ऊपर कोतोवा अमात्सुकामी का यूज करके उसको मैनिपुलेट किया गया है। एंड शिसुई उचिया सास्के को बताता है कि उसका मांगेक्यू शारिंगन क्या क्या कर सकता है। मांगेक्यू शारिंगन के पावर को जानने के बाद शिसुई एंड सास्के फैसला करते कि इस पावर का यूज करके वो उचिया क्लैन एंड लीफ विलेज के बीच में जो
जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि उन दोनों का प्लान सक्सेसफुल होता, दानजो ने शिसुए की एक आंख चुरा ली, जिससे शिसुए ने निराश होकर अपनी दूसरी आंख सास्के को देकर नदी में कूदकर जान दे दी। इस घटना से सास्के ने अपने मांगेकु शारिंगान को जागृत कर लिया, लेकिन वो इससे कबीले को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जैसे जैसे हालात खराब होते गए, उसी समय सास्के को सच्चाई समझ में आ गई कि और वो कोतो अमात्सुकामे के काबू से बाहर आ गया और वो समझ गया कि शिनोबी की जिंदगी का कोई भी कीमत नहीं होती है, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वो घर लौटा और अपने पिता से सारी सच्चाई बताई, कैसे वो शिसुई और हिरुजेन के साथ मिलकर काम कर रहा था, कैसे उसने अपने ही कबीले की जानकारी दी और कैसे अब उसे समझ आ गया है कि गांव उन पर भरोसा नहीं करता और उन्हें खत्म करने की योजना बना रहा है। ये सुनकर फुगाको ने सब समझ लिया और कहानी यहाँ उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहाँ पर सास्के का विश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है। तो इस वाले वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक था। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके पार्ट 2 कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।